हेलो स्टूडेंट्स, वीजीएम के इस सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे कल भी हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किया था। उस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैंने दो सेशन में डिवाइड किया था, आपको पता है, कल ही मैंने बताया था आपको। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैंने दो सेशन के अंदर डिवाइड किया था। पहले सेशन के अंदर हम इसका हाफ जो पार्ट है उसको कवर कर चुके हैं, और आज के सेकंड पार्ट के अंदर हम प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी पावर है, इमरजेंसी पावर के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट की पार्डोनिंग पावर, फाइनेंशियल पावर, और इसके साथ साथ हम जो हमारे देश के प्रेसिडेंट की जो लिस्ट है उसके बारे में जानेंगे। वही हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले इन्फॉर्मेशन आपके लिए यही है कि ये सेशन आपको PSSB, PPSC, चाहे मास्टर कैडर का SST का एग्जाम दे रहे हो या ATT कैडर, SSC, स्टेट PSC, UPSC या RRB रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपकी हेल्प करने वाला है, डेफिनेटली करने वाला है। विश्व ज्ञान मंत्रा यूट्यूब पे है, विश्व ज्ञान मंत्रा फेसबुक पे इसका पेज बना हुआ है, आप वहां पे जाके पेज को फॉलो कर सकते हो। वहीं विश्व ज्ञान मंत्रा ऑफिशियल नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, जहां पे डेली की जो अपडेट्स है वो रहती हैं, किसी एग्जाम के रिगार्डिंग, क्या कोई नया नोटिफिकेशन आया है। इसके साथ साथ इस चैनल पे ना स्टडी मटेरियल भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, MCQs पड़े हुए हैं या नोट्स पड़े हुए हैं। फाइल सेक्शन में जाकर आप जो है वहां पे इसको रिसीव कर सकते हो। वहीं विश्व ज्ञान मंत्रा पेज बना हुआ है कहाँ पे, इंस्टा पे, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। 9111500017 पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो को सेशन पे अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की जो फाइनेंशियल पावर है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मनी बिल। देखिए मनी बिल के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया, आपको पता है, ठीक है ना। मनी बिल, तो मनी बिल जो होता है इसमें क्या होता है कि कोई भी टैक्स होता है उसमें कुछ चेंज करना हो, अल्टरेशन करनी हो, ठीक है ना, उस किसी टैक्स में को इम्पोज करना हो, ठीक है ना, उससे संबंधित जो बिल होते हैं उसको हम मनी बिल के अंदर कंसीडर करते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं है, इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है। आर्टिकल 110 में इसके डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। तो मनी बिल जो है ना, इसको पार्लियामेंट में लाने से पहले, मतलब कि संसद में लाने से पहले, संसद बोल रहा हूं तो इसका मतलब है दोनों हाउस बोल रहा हूं, लोकसभा भी बोल रहा हूं, राज्यसभा भी बोल रहा हूं। तो संसद में लाने से पहले संसद के इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसको पेश किया जाता है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर, ठीक है ना। इसको लोकसभा में लाने से पहले हमारे देश के प्रेसिडेंट की सहमति लेना जरूरी होता है। ये आपको याद रखना है, हमारे देश के प्रेसिडेंट की सहमति के बाद में ये लोकसभा इंट्रोड्यूस होता है। अब जैसे ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ से बिल पास होने के बाद में ये राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा के पास इसके संबंध में कोई ज्यादा पावर है नहीं। राज्यसभा जो है इस बिल के पे रिकमेंडेशन दे सकती है, ठीक है ना, कुछ अमेंडमेंट के बारे में बोल सकती है, ये रिकमेंडेशन दे सकती है, ठीक है ना, कुछ चेंजेस करने के बारे में ये बोल सकती है। पर इस बात को माने या ना माने ये बात किस पे डिपेंड करती है, लोकसभा पे डिपेंड करती है। राज्यसभा के पास ये बिल मैक्सिमम 14 डेज, 14 दिन तक रह सकता है, ठीक है ना, 14 दिन तक ये बिल जो है रह सकता है। ये रिकमेंडेशन जरूर दे सकती है, लेकिन उस बात को माने या ना माने ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखना, कई बार ये भी पूछा जाता है कि राज्यसभा के अंदर ये बिल जाता है या नहीं जाता। बिल्कुल जाता है, 14 दिन के लिए जाता है, ठीक है ना, लेकिन जो सुप्रीम पावर है, ठीक है ना, वो किसके पास है, लोकसभा के पास है। तो मनी बिल को लाने से पहले हमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है, और जब मनी बिल दोनों हाउस से पास हो जाता है तो उसके बाद में जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो इस राष्ट्रपति इस पे जो है साइन कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी सहमति से ही जो है बिल संसद के अंदर लाया गया था। नेक्स्ट अब बजट। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना बजट शब्द है ही नहीं, बजट शब्द नहीं है, ठीक है ना। बजट शब्द की जगह पे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसको पेश किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंदर इसके बारे में मेंशन है, ठीक है ना, 112 के अंदर मेंशन है। तो बजट को लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है।
लोकसभा के पटल पर हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा रखा जाता है। याद रखना, लोकसभा के पटल पर ये जो बजट है ये रखा जाता है किसके द्वारा? हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा रखा जाता है। ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इसको तैयार करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का फाइनेंस मिनिस्टर जो है इस बजट को तैयार करता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये कई बार क्वेश्चन आते हैं कौन सा डिपार्टमेंट तैयार करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है बजट तैयार करता है। तो बजट के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बजट के संबंध में वैसे तो हम इसको पार्लियामेंट में अलग से पढ़ेंगे, फिर भी अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि बजट को लोकसभा के पटल पर या डेस्क पे रखता कौन है, तो ये रखता जाता है किसके द्वारा? हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर हो गया होगा आप यही हो। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंसी फंड। देखो, कॉन्टीजेंसी फंड से जब पैसा निकलवाना, आकस्मिक निधि जिसको हम कहते हैं, आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब होता है अचनचेत, अचानक से ही कोई मतलब कि पैसे निकलवाने की जरूरत पड़ गई, तो उस कंडीशन के अंदर हम अपने देश के प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद में जो आकस्मिक निधि से पैसा निकलवाया जा सकता है। आकस्मिक निधि के अंदर जो है 500 करोड़ का जो है क्या कह सकते हैं हम, ये इसमें जो अमाउंट है वो रहती है। तो प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है ना, प्री रिकमेंडेशन से कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलवाया जा सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। एक आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन के गठन की बात करता है हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है ना। हर 5 साल के लिए प्रेसिडेंट द्वारा 5 इयर्स के लिए फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए किया जाता है। इसकी दोबारा अपॉइंटमेंट भी की जा सकती है। इसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं जिसमें एक चेयरमैन होता है। 5 मेंबर होते हैं, एक इसमें चेयरमैन होता है, याद रखना चेयरमैन होता है। तो अभी रिसेंटली जो फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है उसके जो चेयरमैन है NK सिंह है। कई बार ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रिसेंटली जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसके जो चेयरमैन है वो कौन है। अब हम देखते हैं फाइनेंस कमीशन का असल में काम क्या होता है। ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि जो टैक्सेस है, ठीक है ना, टैक्सेस का जो बंटवारा है किनके बीच में? स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में। स्टेट्स और सेंटर के बीच में किस प्रकार से हो, सेंटर को कितना जाना चाहिए, स्टेट्स को कितना जाना चाहिए, इसके संबंध में जो है सलाह देता है, रिकमेंडेशन देता है। और ये रिकमेंडेशन देता किसको है? ये रिकमेंडेशन देता हमारे देश के प्रेसिडेंट को। तो अपनी रिपोर्ट जो है ये पेश करेगा किसको? हमारे देश के प्रेसिडेंट को रिपोर्ट पेश करेगा। और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कहां पे पेश करेगा? संसद के अंदर पेश करेगा। ठीक है। आई होप कि आपको फाइनेंस कमीशन के संबंध में समझ में आ गया होगा। वैसे तो और बहुत सारी डिटेल है। NK सिंह की जो रिपोर्ट है, ठीक है ना, उसमें क्या रिकमेंडेशन दी थी NK सिंह ने, जो रिसेंटली फाइनेंस कमीशन है उसके संबंध में हम पार्लियामेंट सेशन के अंदर जो हमारे सेशन आएगा, जो वीडियो आएगी उसमें हम देख लेंगे। नेक्स्ट जुडिशियल पावर देखते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, वो हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। ठीक है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल कौन सा? 124 है ना, 124(1)(2)। अब इसमें 124 आर्टिकल के अंदर ये बताया गया कि हमारे देश के जो जजेस हैं, ठीक है ना, उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बताया गया है। और उसकी अपॉइंटमेंट के लिए जो सिस्टम फॉलो किया जाता है, वैसे तो कॉलेजियम सिस्टम फॉलो किया जाता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। याद रखना, कॉलेजियम सिस्टम फॉलो किया जाता है लेकिन संविधान में नेशनल जुडिशियल, अभी भी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस मेथड से जो है हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। याद रखना, उनकी नियुक्ति की जाती है। इसके लिए एक सिस्टम फॉलो किया जाता है जिसको हम कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम NJC में फर्क देख लेना, कोलिजियम सिस्टम, ठीक है ना, NJAC, ठीक है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और कोलिजियम सिस्टम। असल के अंदर ना 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2015 के अंदर। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, वैसे तो पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट ने NJAC
जो है ये कमीशन बनाया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, शून्य डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम जो है ये फॉलो रहेगा, क्योंकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अंदर जो है जो एग्जीक्यूटिव हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो कार्यपालिका है न्यायपालिका से बिल्कुल, न्यायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करेगी। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किसके संबंध में, एनजेसी को रद्द करने के संबंध में था। ठीक है ना, तो अभी कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो किया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कैन सीक एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है एनी क्वेश्चन लॉ एंड फैक्ट्स, चाहे वो कानून के संबंध में हो, फैक्ट के संबंध में हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस हो, उसके संबंध में एडवाइस ले सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है 143 143 ये कहता है कि हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होगा वो सलाह लेगा, किससे सलाह लेगा, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट से ये संवैधानिक सलाह लेगा, तो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट की साइड से जाएगा कौन, ये जाता है अटॉर्नी जनरल। ये भी पिछली बार क्वेश्चन आया था कि बताइए सुप्रीम कोर्ट की साइड से, प्रेसिडेंट की साइड से सुप्रीम कोर्ट में जाता कौन है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जाएगा, याद रखना कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल जाएगा। अब अटॉर्नी जनरल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह देना जो है बिल्कुल अनिवार्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानना प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग। ठीक है ना, ये बाइंडिंग नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह जो है प्रेसिडेंट माने या ना माने। पिछली बार मास्टर कैडर में ये क्वेश्चन आया था कि जब सुप्रीम कोर्ट सलाह देती है हमारे देश के प्रेसिडेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठेगी, है ना, वो बेंच जो है, ठीक है ना, उसमें मिनिमम कितने जज होने चाहिए, तो याद रखना इसमें मिनिमम जो है 5 जजेस की जो बेंच है वो बैठती है। पिछली बार मास्टर कैडर में क्वेश्चन आया हुआ था कि मिनिमम 5 जजेस की जो बेंच है वो बैठेगी और वो सलाह देगी हमारे देश के प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट की साइड से जाता कौन है, अटॉर्नी जनरल जो है प्रेसिडेंट की साइड से सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होता है। प्रेसिडेंट सलाह मांगता है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना अनिवार्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होती, बाध्य नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रेसिडेंट की पार्डोनिंग पावर के बारे में। देखो पार्डोनिंग पावर क्या कहती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है 72 इसमें हमारे देश के प्रेसिडेंट की पार्डोनिंग पावर के बारे में बताया गया है। सबसे पहला पार्डोन, ठीक है ना, पार्डोन का मतलब होता है कि किसी भी, कोई भी अपराधी है, ठीक है ना, उसको कोई भी अपराधी है उसको सभी अपराधों से मुक्त कर देना, सभी अपराधों से मुक्त कर देना, ठीक है ना, मतलब उसकी सजा को भी माफ कर देना, मतलब उसको कंप्लीटली फ्री कर देना, ठीक है ना, पार्डोनिंग पावर कहते हैं हम इसमें प्रेसिडेंट की। तो पार्डोनिंग पावर में जो पार्डन है, ठीक है ना, उसमें राष्ट्रपति क्या करता है कि जो भी अपराधी होता है उसके सभी अपराधों से उसको मुक्त कर देता है, उसको घर भेज दिया जाता है, ठीक है ना, रिप्राइव, ठीक है ना, रिप्राइव। अब ये रिप्राइव क्या होता है, रिप्राइव से आप ऐसे याद रखो, प्रे, ठीक है ना, प्रे का मतलब होता है कि आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्लीज मेरी सजा जो है थोड़े टाइम के लिए, या मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति इसको फांसी की सजा दी जानी है, ठीक है ना, फांसी की सजा, और ये फांसी की जो सजा है ना उसको दी जानी है, मान के चलते 1 फेब को। अब ये क्या करेगा, ये पर्सन जो है ना प्रेसिडेंट को क्या करेगा, एक क्या हम कहते हैं कि टाइप ऑफ लेटर लिखेगा, ठीक है ना, तो ये कहेगा कि मुझे थोड़ा और टाइम दिया जाना चाहिए, ठीक है ना, और मेरी जो फांसी की सजा 1 फरवरी से बढ़ा के आगे कर दी जाए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर हम ये कह सकते हैं रिप्राइव प्रे करता है कि मेरी जो फांसी की सजा है वो आगे कर दी जाए। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उसकी जो फांसी की सजा है, ठीक है ना, वो आगे कर दी जाती है। तो आपने ये केस सुना होगा, कसाव वाला केस, ठीक है ना, जो ताज होटल के अंदर जो अटैक हुआ था 26/11/2008 के अंदर, तो उस केस के अंदर ना बहुत बार रिप्राइव, मतलब कि जो कसाव को दिया गया था उसकी जो सजा है बार बार आगे बढ़ाई गई थी। उसके बाद में रिस्पाइट से आप याद रखो रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पाइट से आप याद रखोगे रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट वाले केस में क्या होता है रिस्पाइट वाले केस में क्या होता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है, कुछ स्पेशल फैक्ट्स होते हैं या कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस के अंदर ना सजा को कम कर दिया जाता है। अब मान के चलते किसी व्यक्ति ने क्राइम किया
और उस क्राइम करते टाइम में तो वो होशोहवास में था, लेकिन जब उस क्राइम करने के बाद में उसकी जो मानसिक स्थिति है वो इतनी कमजोर हो जाती है, ठीक है ना, मानसिक स्थिति, मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है। तो ये हमारी जुडिशियल सिस्टम का एक, हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को जो सजा है, जो फांसी की सजा है ना, मतलब बड़ी बड़ी भी उसको हर बार मौके दिए जाते हैं, कि बार बार मौके दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि डिस्पाइट के अंदर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर कमजोर हो गया या मानसिक तौर पर परेशान हो गया, अगर किसी औरत को सजा मिल गई और वो औरत प्रेग्नेंट है, तो अब औरत ने जो है क्राइम किया, लेकिन उसके मतलब कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस होने वाले बच्चे ने तो क्राइम नहीं किया ना, तो औरत के साथ साथ उस बच्चे को भी ये सजा मिल रही है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर उसकी सजा को कम कर दिया जाता है, सजा कम कर दी जाती है, ठीक है ना, कर दी जाती है। तो रिस्पेक्ट इस कंडीशन में, मतलब कि रिस्पेक्ट से आप याद रखोगे, ठीक है ना, उस कंडीशन में उसकी सजा को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट है रिमिशन, ठीक है ना, रिमिशन। अब आपने एप्लीकेशन सुनी होगी रिमिशन ऑफ फाइन, कि मेरी जो है मेरा फाइन जो उसको कम किया जाना चाहिए, मतलब 20 रुपए है तो 10 रुपए कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसे ही क्या होता है कि ऐसे ही सजा को कम किया जाना, सजा कम करना, सजा का नेचर चेंज नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की या उम्र कैद की सजा मिली है, उसकी सजा को घटाकर 5 साल की सजा कर देना, ठीक है ना, 5 साल की सजा कर देना, तो इसको हम कहते हैं रिमिशन। नेक्स्ट है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के अंदर क्या होता है, कम्यूटेशन के अंदर ना नेचर चेंज कर दिया जाता है सजा का। इसमें नेचर चेंज नहीं हुआ ना, 10 साल की सजा 5 साल की होगी, इसमें नेचर ही चेंज कर दिया जाता है। अब ये नेचर चेंज करने का मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति को जो है फांसी की सजा मिली हुई है, याद रखना ये प्रेसिडेंट की पावर है, पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72। तो अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिली हुई है, ठीक है ना, अब वो एक क्या कहते हैं कि एक लेटर भेजेगा हमारे देश के प्रेसिडेंट को, तो उसकी फांसी की सजा को जो है कम करके क्या कर दिया जाता है, उम्र कैद में बदल दिया जाता है, ठीक है ना, उम्र कैद में बदल दिया जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो पार्डोनिंग पावर में आता है, तो वो आता है कम्यूटेशन के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको प्रेसिडेंट की जो पार्डोनिंग पावर है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी पावर, उसके संबंध में जान लेते हैं। देखो, इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप्स की इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, 3 टाइप की इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इमरजेंसी जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा डिक्लेयर की जाती है। तीनों प्रकार की इमरजेंसी जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा डिक्लेयर की जाती है। इमरजेंसी पे मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला। नेशनल इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में बताई गई है। 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल और 360 के अंदर है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आप चेक करोगे तो सभी के अंदर जो है 4-4 का अंतर है। 352 प्लस 4 356, 356 प्लस 4 360। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी की बात बताई गई है। नेशनल इमरजेंसी 2 प्रकार की, एक तो इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इमरजेंसी मतलब कि जिसको हम क्या कहते हैं, आर्मड रिबेलियन कहते हैं, ठीक है ना। और एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब हो गया एक्सटर्नल अग्रेशन, मतलब बाहरी युद्ध। ये 2 प्रकार की होगी। प्रेसिडेंट रूल भी 2 तरीके से लगता है, अंडर आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलती, संविधान के अनुसार अगर सरकार काम नहीं करती, तो उस कंडीशन में जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। दूसरा, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, केंद्र सरकार के नियमों या केंद्र सरकार की जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है ना, नहीं करती स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो नहीं करती, तब जाके अंडर आर्टिकल 365 जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। वही फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो उसके संबंध में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 360 बताया गया है। अगर राष्ट्रपति को यह महसूस हो कि हमारे देश की वित्तीय हालत जो है ना, वित्तीय साख को खतरा पैदा हो गया, वित्तीय साख को, ठीक है ना, खतरा पैदा हो गया वित्तीय साख को, तब जाके हमारे देश में जो है नेशनल जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लगाई जा सकती है। अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश के अंदर नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लग चुकी है और प्रेसिडेंट रूल तो लगभग हर स्टेट्स के अंदर जो है इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। तो आई होप कि आपको इमरजेंसी पावर भी समझ में आ गई होगी। डिटेल में हम अलग से जानेंगे, जब इमरजेंसी पावर लगाई जाती है तो कैसे कोई जो है उस इमरजेंसी पावर को
इंप्लीमेंट होने के बाद में पार्लियामेंट का क्या रोल रहता है, ठीक है ना। अगर इमरजेंसी हालात अभी भी न सुधरे हो तो फिर इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, और जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई हो तब स्टेट्स का क्या रोल रहता है, स्टेट के संबंध में क्या कानून बना सकती है, इन सभी के बारे में हम अलग से जानेंगे। नेक्स्ट है विटो पावर्स, हमारे देश के राष्ट्रपति की विटो पावर्स के बारे में। विटो आपने शब्द सुना होगा, विटो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है विदहोल्ड, रोकना, ठीक है ना, विदहोल्ड रोक लेना, ठीक है ना। तो हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, और इसके संबंध में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 111 में बताया गया है, 111 में बताया गया है, ठीक है ना। हाँ, बिल जब जाता है तो उसके संबंध में अपनी जो सहमति देनी होती है उसके संबंध में विटो पावर। तो 3 विटो पावर है, 1 2 3, 3 विटो पावर है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास जो है 3 विटो पावर है। तो इसके संबंध में भी आर्टिकल 111 है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट विटो, एब्सोल्यूट विटो का मतलब ये होता है कि 2 कंडीशन में इंप्लीमेंट होता है ये, ठीक है ना। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट विटो और इनके अंदर बेसिकली फर्क क्या होता है। अब देखो, अब कोई भी बिल है जो है वो पार्लियामेंट से पास हो गया, पार्लियामेंट से पास होने के बाद में ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है। पहली कंडीशन, प्रेसिडेंट बिल को यस बोल देगा, ठीक है, प्रेसिडेंट बिल को जो है रोक लेगा, विदहोल्ड कर लेगा, ठीक है। तीसरा, प्रेसिडेंट जो है बिल दोबारा रिटर्न कर देगा किसको, पार्लियामेंट को, संसद को। और पार्लियामेंट इस बिल को अगर अगेन पास कर देती है तो प्रेसिडेंट जो है इस बिल पे सहमति देना जो है वो क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रेसिडेंट के पास जब कोई बिल जाता है तो उसके संबंध में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है। ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है। तो एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, अब एब्सोल्यूट वीटो के अंदर जो है ना हमारे देश का प्रेसिडेंट जो है जब उसके पास बिल जाता है, जब भी कोई बिल जाएगा उसको बिल को रोक लेगा, ठीक है ना, उसको सहमति नहीं देगा, उसको रोक लेगा। अब क्यों रोकता है, इसमें 2 कंडीशंस है, ठीक है ना, 2 कंडीशन है जिसके वजह से ये बिल को जो है रोक लेता है। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर कोई बिल प्राइवेट मेंबर बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, अब प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब ये होता है कि देखो कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में, संसद में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बिल 2 तरीके के होते हैं, एक तो प्राइवेट बिल होता है और दूसरा कौन सा होता है, गवर्नमेंट बिल होता है। तो जो मंत्री बिल लेके आएंगे उसको हम गवर्नमेंट बिल कहेंगे, ठीक है ना, सरकारी पब्लिक बिल कहेंगे। लेकिन मंत्रियों के अलावा कोई भी मेंबर अगर बिल लेके आता है तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल कहेंगे। अगर प्राइवेट मेंबर बिल को जो है राष्ट्रपति द्वारा रोक लिया जाता है तो इस प्रकार की वीटो पावर को हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार की वीटो, दूसरे एब्सोल्यूट वीटो का दूसरी जो टाइप होती है वो क्या होती है, अगर बिल, मान के चलते हैं बिल राष्ट्रपति के पास गया, ठीक है ना, बिल जाता है किसके पास, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास, और पीछे से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है, पीछे से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व होगी, भंग होगी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति जो उस बिल पर सहमति नहीं देता, ठीक है ना, उस बिल के ऊपर क्या होगा, सहमति नहीं देगा, उस बिल पे राष्ट्रपति जो सहमति नहीं देगा, रोक लेगा। और जो न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगी, जो नया मंत्रिपरिषद आएगा वो कहेगा कि बिल को जो है खत्म कर दो, या बिल को जो है सहमति मत दो, या बिल को सहमति दो। ये दोनों कंडीशन इंप्लीमेंट हो सकती है। तो आई होप कि आपको एब्सोल्यूट वीटो समझ में आ गया। 2 कंडीशन होती है, एक तो प्राइवेट मेंबर बिल के लिए, दूसरा बिल अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है और पीछे से काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर जो है नई काउंसिल मिनिस्टर जो है सहमति देने के लिए राष्ट्रपति को बोल भी सकती है और उसको मना भी कर सकती है। तीसरा है सस्पेंसिव वीटो, दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, ठीक है ना, निलंबनकारी वीटो हम कहते हैं। अब कोई बिल जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट उस बिल को जो है संसद के पास दोबारा भेज देगा, ठीक है ना, संसद के पास दोबारा भेज देगा। संसद के पास जब दोबारा भेजेगा और संसद अगेन इसको बिल को जो है पास कर देगी, पास करने के बाद में इसको प्रेसिडेंट के पास भेज देगी। तो इस बार हमारे देश के प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है वो सस्पेंड हो जाती है, ठीक है ना,
इस बार हमारे देश के प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है वो क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर हम इसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, ठीक है ना, सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, इस कंडीशन के अंदर सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ऐसा कौन सा बिल है, ऐसा कौन सा बिल है, मनी बिल के अलावा ऐसा कौन सा बिल है जिस पे राष्ट्रपति जो है सहमति देता ही देता है, राष्ट्रपति सहमति देनी जरूरी है। मतलब कि इस बिल को राष्ट्रपति दोबारा नहीं भेजेगा संसद के पास कि हाँ इसको दोबारा बिल को पास करके भेजो हमारे पास। वो बिल आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जो है टाइप करके मुझे बताना है कि वो कौन सा बिल है जिस पे राष्ट्रपति को जो है सहमति देना जरूरी होता है। तीसरा है पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो के अंदर खास चीज क्या होती है कि हम पॉकेट, ठीक है ना, हमारे देश के प्रेसिडेंट की जो पॉकेट है ना वो बहुत गहरी है, इतनी गहरी है कि हाथ नहीं पहुंचता। अब हमारे देश के प्रेसिडेंट जो हैं उनको किसी बिल के ऊपर सहमति देने का कोई स्पेसिफिक टाइम बाउंड नहीं है, ठीक है ना, कोई समय सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है किसी बिल पर सहमति देने के लिए, कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है ना, सहमति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। वही यूएसए का जो प्रेसिडेंट है ना उसके पास 10 दिन का टाइम होता है उस बिल को पास करने की, लेकिन हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास ऐसी जो है पावर है, वो मतलब कि सहमति देने की जो समय सीमा वो नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। तो इसके संबंध में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि 1986 ईस्वी के अंदर प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने क्या किया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। अब 1986 ईस्वी में आया था, 1986 ईस्वी में कौन था, राजीव गांधी। तो जो प्रेस है उस पर मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए एक बिल आया था जिसको हम कहते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। अब इस बिल के ऊपर ज्ञानी जेल सिंह ने क्या किया था, पॉकेट वीटो ले ली थी, ठीक है ना। आई होप कि आपको वीटो पावर समझ में आ गई होगी, एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, सस्पेंसिव वीटो क्या होती है एंड पॉकेट वीटो क्या होती है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट की एक लिस्ट, जहां से आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सही सीक्वेंस बताइए हमारे देश के प्रेसिडेंट की जो सही सीक्वेंस है, मतलब पहले कौन था बाद में कौन था। तो आपको इतना तो जरूर पता है कि अभी तक हमारे देश के अंदर टोटल 15 जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं, है ना, 15 प्रेसिडेंट रह चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंट हमारे देश के अंदर में 15 प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और 15वें प्रेसिडेंट कौन है, हमारे देश की श्री द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है। और हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 मतलब 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के प्रेसिडेंट बनते हैं। कहीं 26 जनवरी मेंशन है, मैंने लास्ट टाइम 24 जनवरी बताया था, ठीक है, लेकिन 24 जनवरी है। 24 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक, मतलब जनरल इलेक्शन पहली बार 1952 के अंदर होते हैं। 1952 से लेकर 1962 तक लगातार 10 साल तक हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि लगातार 2 बार जो है हमारे देश के एकमात्र प्रेसिडेंट बताइए, तो थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में कौन आए थे, उसके बाद में आए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको इनको याद रखने की जो ट्रिक है वो यहाँ पे लिखी हुई है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। अगर आप इस ट्रिक को याद रख लेते हो तो आपको ये लिस्ट याद हो जाएगी। राजू की, एक बार रिपीट कर देते हैं, राजू की राधा, जो रेड कलर के अंदर जो वर्ड्स है उनको आपने टारगेट करना है। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। सबसे पहले थे डॉक्टर राजू, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा, राजू की राधा, राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन एक ऐसे प्रेसिडेंट रहे थे जिनका जो है टाइम पीरियड है, ठीक है ना, 5 साल तक अपना टाइम पीरियड नहीं पूरा कर सके, याद रखना। पहले प्रेसिडेंट बताइए जिन्होंने अपना 5 साल का टाइम पीरियड पूरा नहीं किया था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन हमारे देश के पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो मुस्लिम थे, ठीक है। उसके बाद में जाकर गिरी फखरुद्दीन, गिरी से उसके बाद में वीवी गिरी, ठीक है ना, वीवी गिरी। उसके बाद में गिरी, अच्छा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1969 ईस्वी में, हालांकि इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, याद रखना, इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, ठीक है ना।
क्योंकि उस समय हमारे देश के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था, ठीक है ना, प्रेसिडेंट की चेयर खाली थी, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट ने एज ए प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था वीवी गिरी ने। तब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की चेयर खाली हो तब जाके कौन बनता हमारे देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो है हमारे देश का क्या बनता है, यस क्या बनता है, प्रेसिडेंट बनता है। तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट की यहाँ पे बात हो रही है, जो ट्रिक में मेंशन है इलेक्टेड प्रेसिडेंट की, ठीक है ना। तो पर ये भी याद रखना 1969 ईस्वी के अंदर मोहम्मद हिदायतुल्लाह हमारे देश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद में वीवी गिरी अगेन आ गए, ठीक है ना, फखरुद्दीन रेड्डी की, उसके बाद में आगे फखरुद्दीन, ठीक है ना, रेड्डी, फिर बीडी जत्ती जो है, याद रखना बीडी जत्ती जो थे हमारे देश के टेम्परेरी तौर पर इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट थे, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, बीडी जत्ती याद रखोगे। फिर क्या है, फखरुद्दीन रेड्डी, रेड्डी से आएगा क्या, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है ना, नीलम संजीवा रेड्डी। फिर है ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह हमारे पंजाब के जो है चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो कई बार ये क्वेश्चन आता है पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो कि रहा हो, क्या जो रहा हो हमारे देश का प्रेसिडेंट, तो दैट वाज ज्ञानी जेल सिंह। जेल में तब रामास्वामी वेंकटरमन, उसके बाद में, और रामा के बाद में यहीं पे शंकर है, तो शंकर दयाल शर्मा जो नेक्स्ट आए थे, ठीक है ना, 1992 से लेकर 1997 तक। फिर नारायण, के आर नारायण हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे थे 1997 से लेकर 2002 तक। फिर कलम से अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2005 तक कलम। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई थी, ठीक है ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से लेकर 2012 तक। फिर आ गए थे प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक। और उसके बाद में दो जो हमारे देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके नाम आपके याद है, रामनाथ कोविंद के साथ साथ जो है द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की 15वें नंबर की जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है। आई होप कि यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एक बार मैं ट्रिक को रिपीट कर देता हूँ। कहता है कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। तो यहाँ पे आपको ना, मैं एपीजे अब्दुल कलाम से पहले जितने प्रेसिडेंट हुए हैं उनको याद रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1969 और 1977 के अंदर बीडी जत्ती जो है ना, इन दोनों को आपने अलग से याद रखना है, ठीक है। वीवी गिरी, फिर आगे फखरुद्दीन अहमद आगे, नीलम संजीवा रेड्डी यानी जेल सिंह आगे, फिर रामास्वामी वेंकटरमन आगे, शंकर दयाल शर्मा आगे, के आर नारायण आगे, उसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद एंड द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। और ये कहां से, ये संथाल जनजाति से है। संथाल जनजाति उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये संथाल जो जनजाति है वो हमें देखने को मिलती है। तो 15वें नंबर की हमारे देश की जो है प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट के संबंध में जो आर्टिकल है वो। तो सबसे पहला आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 हमारे देश के प्रेसिडेंट की पोस्ट की बात करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट के बाद में क्या आता है, पावर, प्रेसिडेंट बना फिर उसकी पावर आई, ठीक है ना। पावर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 बात करता है। वही इलेक्शन, हमारे देश के प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो आर्टिकल 54 बात करता है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, इलेक्शन। नेक्स्ट है मैनर ऑफ इलेक्शन, आर्टिकल 55, कौन सा मैनर है आपको पता है, इंटरेक्ट है, ठीक है, एंड सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम है, इनडायरेक्ट है, आपको पता है। नेक्स्ट है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, वैसे तो 5 साल की होती है लेकिन आर्टिकल 56 को हम याद करें, ठीक है ना, तो 5 और 1 6, वैसे मतलब कि इनको अगर आप 2 से 3 बार या 3 से 4 बार अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे ना तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएगा। तो टर्म कितने साल की होती है हमारे देश के प्रेसिडेंट की, 5 साल की टर्म होती है, और कितनी बार भी ये हमारे देश के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है ना, जितनी मर्जी बार बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। एक पर्सन 2 3 4 5 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रहे हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे हैं, सबसे लंबा टर्म उन्हीं का रहा है। नेक्स्ट है
एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, हमारे देश के प्रेसिडेंट की जो दोबारा इलेक्शन करवाने की जो एलिजिबिलिटी है उसके संबंध में आर्टिकल 57 है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, 35 साल की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना, लाभ के पद पर न हो, ये कुछ क्वालिफिकेशन है हमारे देश के प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस की कंडीशन है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है राष्ट्रपति भवन मिलता है उनको 5 साल के लिए, है ना, फिर उनकी पेंशन मिलती है, ठीक है ना, तो ये सारी कंडीशंस है प्रेसिडेंट ऑफिस की। और हमारे देश के प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो कब स्टार्ट होती है, टर्म होती है स्टार्ट फर्स्ट एंट्री इन प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन के अंदर पहली एंट्री के साथ इनकी जो है टर्म स्टार्ट होती है। नेक्स्ट ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के टर्म के लिए या प्रेसिडेंट के डेजिग्नेशन के लिए ओथ शपथ की बात करता है, तो शपथ कौन दिलाता है, हमारे देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है और इसके संबंध में आर्टिकल है 60। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट जो है ना जज होगा, कौन से, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा, ओथ दिलाएगा। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में ये बताता है, कल मैंने आपको इम्पीचमेंट के बारे में बता दिया था। आर्टिकल 61 ये कहता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग, उनको हटाने का जो प्रोसेस है वो बात करता है, लोकसभा में स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा में स्टार्ट हो सकता है, जिस भी हाउस में ये लाना हो तो उसमें टोटल जो मेंबर है उसका 1/4 मतलब 25% जो मेंबर है साइन करके स्पीकर को देंगे, तब ये प्रोसेस जाके जो है स्टार्ट होता है। तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कुछ आरोप लगाए जाते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट पे, वो आरोप है संविधान की उल्लंघना करने का, संविधान की उल्लंघना। हमारे देश का अगर राष्ट्रपति संविधान की उल्लंघना करता है तब उनको उनकी चेयर से हटाया जा सकता है, लेकिन उनसे पहले अगर उन्होंने जो भी काम किए हों वो नल एंड वॉइड नहीं होते, ठीक है ना, वो नल एंड वॉइड नहीं होंगे। नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ द होल्डिंग इलेक्शन और टू फिल द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये कहता है कि अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट की चेयर खाली होगी तो उसको कितने टाइम में कंप्लीट किया जाएगा। याद रखना, अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट की चेयर खाली हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट चेयर पे बैठेगा, अगर ये नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेगा, अगर नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो है जज बैठेगा सुप्रीम कोर्ट का। तो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है ना, ये टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम 6 मंथ्स का, और 6 महीने के अंदर अंदर हमारे देश के प्रेसिडेंट का जो है दोबारा इलेक्शन करवाया जाएगा, और जो न्यू प्रेसिडेंट आएगा वो अपनी टर्म पूरी करता है, याद रखना, अपनी टर्म 5 साल की पूरी करेगा, ना कि बची हुई टर्म पूरी करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 65 वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शंस। जब हमारे देश के प्रेसिडेंट की चेयर खाली हो तब हमारे देश का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयर संभालता है, और 6 महीने तक ये मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका के अंदर पता है क्या होता है, अमेरिका के अंदर अगर वहां का राष्ट्रपति हट गया ना तो नेक्स्ट जो बाकी की जो टर्म है ना वो कंप्लीट करता है वहां का वाइस प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे फिर 4 साल बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन यहाँ पे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन दोबारा करवाए जाएंगे। जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो अपनी टर्म पूरी करेगा 5 साल की, न कि बची हुई टर्म पूरी करेगा। नेक्स्ट है मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब हमारे देश के प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी मैटर है ना वो कौन सोलो करेगा, वो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोलो किए जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, लेकिन ये जो मैटर है ये सोलो किसके द्वारा किए जाएंगे, ये सोलो किए जाएंगे किसके द्वारा, ये सोलो किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा। नेक्स्ट है पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। भाई हम अच्छे से करके आए हैं पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे देश के पार्डोनिंग कहाँ गई, ये रही, ठीक है ना। ये 5 पावर जो पार्डोनिंग पावर है, पार्डोन, रिप्राई, रिस्पाइट, परमिशन एंड कम्यूटेशन। तो पार्डोनिंग पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 72 के बारे में बताया गया है ना। सिविल केस के अंदर मतलब कि जो हमारे नागरिक है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर इसके साथ साथ जो मार्शल कोर्ट होती है ना, मार्शल कोर्ट, उनके फैसलों को भी जो है चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति को लेटर जो है भेजा जा सकता है। तो राष्ट्रपति जो है ना सिविल जो जजेस जो कोर्ट्स होती है सिविल और जो दूसरा क्रिमिनल कोर्ट्स के जो केसेस होते हैं, इसके साथ साथ जो मार्शल कोर्ट होती है ना उनके फैसले पर भी जो है राष्ट्रपति जो है अपनी वर्डिक्ट जो है मतलब हम कह सकते हैं कि जो पार्डोनिंग पावर है वो रखता है, पावर रखता है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड टू एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। हमारे देश का प्रेसिडेंट जो है वो सलाह पे काम करता है, किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है ना। और जिसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर।
ठीक है ना। राष्ट्रपति हमेशा ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से ही काम करेगा, हमेशा ही उनकी हेल्प से ही काम करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। 74 जो आर्टिकल है वो कहता है कि राष्ट्रपति हमेशा मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से ही काम करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 75 जिसमें प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर करवाया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे की जाती है। फ्यूचर में जब हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अलग से करेंगे तब मैं आपको इसके संबंध में अलग से जो है इंफॉर्मेशन दूंगा। नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट की बात करता है। अटॉर्नी जनरल, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि हमारे देश में कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसकी सैलरी या अलाउंसेस जो है ना वो हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो याद रखना अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट होती है ये हमारे देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है और ये एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, पर वो किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, पर वोट नहीं कर सकता। ठीक है ना। देश की किसी भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट की साइड से ये जो पर्सन है प्रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है ना। उसकी सैलरी और अलाउंसेस हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा जो है कंसीडर किए जाते हैं, बताए हैं। उसके बाद में कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिजनेस है उसको कंडक्ट करने का जो प्रोसेस है वो अंडर आर्टिकल 77 में बताया गया है। 78 के अंदर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी बनती है कि वो इन्फॉर्मेशन दे हमारे देश के प्रेसिडेंट को। ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूटिव, मतलब कोई काम हुआ है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव कोई भी काम हो उसके संबंध में इन्फॉर्मेशन जो है प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि प्रेसिडेंट को दे। किसी भी मिनिस्टर ने अगर कोई फैसला लिया है और राष्ट्रपति को उसके बारे में नहीं पता तो प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी बनती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है चेन का काम करता है किसके बीच में, बिटवीन प्रेसिडेंट एंड बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो भी इंफॉर्मेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या डिसीजन लिए जाते हैं वो इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को दी जाती है, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा। आर्टिकल 85 ये कहता है कि जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के उसको प्रोरोगेशन है या इसका डेजोल्यूशन करना हमारे देश के प्रेसिडेंट का काम है। प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि किसी हाउस का पहले तो सम्मन जारी करना कि हाउस की जो मीटिंग है उसको स्टार्ट करो, और जब लास्ट मीटिंग होती है उसके बाद में उस हाउस की मीटिंग को खत्म करना, जिसको हम प्रोरोगेशन कहते हैं। ये जो पावर है हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास है अंडर आर्टिकल 85। इसके साथ साथ लोकसभा का जो डिसोल्यूशन है, ठीक है ना, इसको रद्द जो है भंग करने की जो पावर है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 111 अभी मैंने आपको बताया बिल पे सहमति देने की पावर जो है पार्लियामेंट द्वारा पास होने के बाद में बिल पे सहमति देने की पावर हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है। 3 वीटो पावर बताई थी, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। नेक्स्ट बजट। भाई बजट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं अंडर आर्टिकल 112 के में एनुअल बजट शब्द तो है ही नहीं ना, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट लिखा गया बजट के स्थान पर, आपको पता है ना, ठीक है ना। और बजट जो है उसको डेस्क पे, लोकसभा के डेस्क पे कौन रखता है, हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा रखा जाता है, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसके द्वारा जो है बजट तैयार किया जाता है हमारे देश का, ठीक है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया अंडर आर्टिकल 112। तो वैसे भी आप इसको याद रख सकते हो, क्या बजट का मतलब होता है जोड़ने से, ठीक है ना। 1 + 1 = 2, मतलब 112 जो है वो बजट से संबंधित है। नेक्स्ट है 1, 2, 3 ऑर्डिनेंस, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं, अध्यादेश। ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है, वैसे राज्यपाल के पास भी होती है स्टेट के मामले में, ठीक है ना, अंडर आर्टिकल 213। राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, किस कंडीशन के अंदर, देखो क्या कोई बिल एक्ट कब बनता है, बिल एक्ट तभी बनेगा सबसे पहले ये पार्लियामेंट से, संसद से पास होगा, संसद से पास होने के बाद में हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा इस पे साइन किए जाते हैं, अब ये एक्ट बन जाएगा। लेकिन बिल न तो इसको संसद से लाया जाता है, इस बिल को संसद से लाने से पहले अगर प्रेसिडेंट साइन करके इसको सीधा का सीधा एक्ट बनाया जा सकता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। ये किस कंडीशन में लाया जाता है, ये इस कंडीशन में लाया जाता है जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही हो, संसद की कार्यवाही नहीं चल रही, ठीक है ना। संसद की कार्यवाही मतलब दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की कार्यवाही नहीं चल रही और आज जरूरी हो जाता है उस बिल को लाना। ट्रिपल तलाक जैसे बिल और इसके साथ साथ ये जो एग्रीकल्चर पे बिल आए थे 3, ठीक है ना, इनको जो है ऑर्डिनेंस से ही लागू किया गया था हमारे देश के अंदर, ठीक है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बताइए ऑर्डिनेंस को जो लिमिट है वो कितने टाइम की होती है, लिमिट पूछी जाती है, तो याद रखना 6 मंथ्स होती है,
6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, 6 महीने 6 हफ्ते होती है। अब 6 हफ्ते का मतलब क्या है? वैसे तो मैक्सिमम 6 मंथ होती है। 6 मंथ का मतलब तो होता है कि एक हाउस से दूसरे हाउस की मीटिंग के बीच में मैक्सिमम जो टाइम होता है, तरह कि एक हाउस जैसे बजट सेशन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, मॉनसून सेशन हो गया, इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो हो सकता है 6 मंथ्स का। अब 6 मंथ्स का मैक्सिमम गैप हो सकता है, लेकिन 6 मंथ्स के मान के चलते 6वें मंथ के लास्ट दिन है और लास्ट दिन के अंदर इस हाउस की मीटिंग स्टार्ट होती है। तो अगर इस कंडीशन के अंदर अब जो इस ऑर्डिनेंस का जो टाइम पीरियड है 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स और बढ़ जाएगा। मतलब हाउस की मीटिंग जैसे स्टार्ट हो जाती है तब इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 वीक और बढ़ जाता है। मतलब मैक्सिमम पीरियड जो इसका जो टाइम पीरियड होता है ऑर्डिनेंस का वो 6 मंथ्स 6 वीक होता है। नेक्स्ट है क्या पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। अच्छे से बता चुका हूं, आर्टिकल 143 हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा जो है सलाह ली जाती है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। प्रेसिडेंट के साइड से अटॉर्नी जनरल जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, बाइंडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना, लेकिन प्रेसिडेंट इस सलाह को माने या ना माने ये उन पे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है ना। उस सलाह को माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब सलाह देगी तो कम से कम 5 जजेस की जो बेंच है वो बैठेगी, 5 जज बैठ के सलाह देंगे हमारे देश के राष्ट्रपति को। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे आपका 2 सेशन के अंदर प्रेसिडेंट का कंसेप्ट हो जाता है कंप्लीट। डेफिनेटली आपको एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन मिलने वाला है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आप कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे, एसएससी, पंजाब गवर्नमेंट, मास्टर कैडर, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरआरबी, पीट्रिपलएसबी या पीपीएससी, कोई भी एनी एग्जाम, वनडे एग्जाम, आपको यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलने वाला है। कल वैसे मेरी डीवी है तो शायद क्लास हो या ना हो इसके बारे में भी सस्पेंस है, ठीक है ना। पर नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारे चैनल से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।